गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है और उनका फॉर्मेशन और फंक्शन क्या क्या है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं और उनमें कौन कौन सा फंक्शंस है। तो ब्लड सेल्स का एक जो प्रिकर्सर स्टेम सेल्स है उनको हिमैटो पोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। कोई भी सेल स्टेम सेल से मिलके बनती है। जो स्टेम सेल्स होती हैं वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होती हैं, अपने आप को स्पेसिफाइड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं फॉर अपनी एक कॉलोनी बनाने के लिए, एक टाइप की सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने के लिए। तो हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, वो सारी तरीके की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स फर्दर टू टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होती है, जिसे माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल बोलते हैं, और सेकेंड लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल बोलते हैं। हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल ये अपने आप को डिटरमाइन करके प्रोजेनाइटर सेल बनाती हैं, प्रोजेनाइटर सेल। और यही प्रोजेनाइटर सेल दो तरीके की फैमिली बनाती हैं सेल्स की, जिसमें एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल है जो माइलॉइड सेल्स को स्पेसिफाइड करेगी, डिटरमाइन करेगी, उनका फॉर्मेशन करेगी। एंड एक लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल है जो अलग टाइप ऑफ फैमिली, अलग टाइप ऑफ कार्पोसेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो हमने जाना माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, आरबीसीज। तो हम पहले आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल से सेल फॉर्म होने वाली जो है बी सेल, टी सेल एंड फर्दर डब्ल्यूबीसीज, ये सब के इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं आरबीसीज क्या होती हैं। आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और ये एक इसमें जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ये एक्चुअली रेड क्यों होती हैं, इसमें पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, इस वजह से इनको रेड कलर दिया गया है। रेड कलर की ये क्यों होती हैं, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। और इनका जो टाइम स्पैन होता है वो 120 डेज होता है एक्चुअली। और इनका जो शेप है वो इस तरह कुछ ऐसे शेप है, बाइकॉन्वेक्स शेप है। और इनके ये जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, अनन्यूक्लिएटेड होती हैं। अनन्यूक्लिएटेड होती हैं। कुछ एनिमल्स में जैसे ये फिशेस में और सम इनवर्टिब्रेट्स में, ये एम्फीबियंस में ये जो है न्यूक्लिएटेड हैं, लेकिन ये मैमल्स में यानी हायर एनिमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड हैं एक्चुअली। एंड देन इसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है, और इसमें ही साथ में रिस्पायरेशन यानी O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होता है। इसी में जो है क्लोराइड एक्सचेंजर भी पाए जाते हैं, जो कि लंग से आने वाली जो गैसेस हैं उनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो आरबीसीज की मेम्ब्रेन्स पे होता है। तो आरबीसी का हम बहुत जगह रोल देखते हैं। रिस्पायरेशन में एक्चुअली बहुत रोल होता है, यही ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है, एक्सचेंज करती हैं दूसरी गैसेस से, मतलब ब्लड से। बाकी जो सेल्स है उसमें ब्लड से ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, फिर ये यही सेल्स जो है लंग्स तक जाती हैं, और लंग से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ से ऑक्सीजन आता है, यहाँ से इनके पास से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कंज्यूम करती हैं बाकी के ब्लड सेल से और ऑर्गन से, ये कैरी करती हैं लंग्स तक ले जाने तक। तो इनका ऑक्सीजन या फिर गैसेस एक्सचेंज में इनका काफ़ी रोल है। और हीमोग्लोबिन में जो
बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन में, जो मॉलिक्यूल है वो O2 है, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के पास, इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी करने में आरबीसीज का काफ़ी रोल है। अब आरबीसीज के बारे में हमने ये पढ़ाया हुआ है, और इसकी साइट देख लेते हैं, सिंथेसिस कहाँ होती है। तो एक्चुअली इसकी जो एम्ब्रियो में जब कोई एम्ब्रियो है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का, वो लिवर और स्प्लीन में होता है। एंड देन आफ्टर बर्थ, जब किसी की बर्थ हो जाती है तो उसका जो साइट होती है इसकी फॉर्मेशन की आरबीसीज की, वो चेंज होके जो है बोन मैरो हो जाती है। तो बोन मैरो आरबीसीज की साइट है फॉर्म होने की, और इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, आरबीसीज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, पोइसिस बोलते हैं। और एरिथ्रोपोइसिस, ये प्रोसेस कहाँ होती है हम ये भी देखते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस होती कैसे है, और इसमें कौन कौन से कुछ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स रिलीज होते हैं कहाँ से, जो कि इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, यानी आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आरबीसीज का फॉर्मेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोएटिन। किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है एरिथ्रोपोएटिन। अब किडनी कैसे रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज के रेगुलेशन में, इस एरिथ्रोपोइसिस जो आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में कैसे रिस्पॉन्सिबल है हम ये जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई अगर लो हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाती है, तो किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रीनल, एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रीनल एरिथ्रोपोएटिन फैक्टर, जिसको REF बोलते हैं। ये फैक्टर जो है किडनी से रिलीज होता है, एंड देन लिवर में जो ग्लोब्यूलिन बनी हुई है, ग्लोब्यूलिन यहाँ पे एज अ फैक्टर काम करती हैं, सब फैक्टर काम करती हैं एरिथ्रोपोएटिन की प्रोसेस में, और उनसे रिलीज होता है ये दोनों एरिथ्रोपोएटिन फैक्टर, रीनल एरिथ्रोपोएटिन फैक्टर और ग्लोब्यूलिन मिलके एक फैक्टर इनिशिएट करते हैं जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये फैक्टर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एंड देन इसमें एरिथ्रोपोएटिन की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, एरिथ्रोपोएसिस, और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हाई हो जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है। और फिर जब ऑक्सीजन की सप्लाई लो होगी फिर से ये किडनी जो है फैक्टर रिलीज करेगी, और फिर यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस में यहाँ पे कौन सी सेल्स बनती है उसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। हर एक सेल की फॉर्मेशन के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उनका जो प्रिकर्सर सेल्स है, जो उनकी प्रोजेनाइटर सेल्स है, उनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जो उनकी मदर सेल्स हैं, कि उनसे ये फॉर्म होके वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होके एक टाइप ऑफ अपनी कॉलोनी सेल्स बनाती हैं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं। तो एरिथ्रोसाइट सेल्स रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए, तो हमने देखा किडनी कैसे रोल प्ले करती है एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में और आरबीसीज के फॉर्मेशन में। अब हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ कि आरबीसीज कैसे फॉर्म होती हैं। अब इनकी कुछ डिफिशियंसी भी जान लेते हैं कि अगर आरबीसीज लेस हैं और मोर, अगर इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
पॉलीएरिथ्रोमिया पॉलीएरिथ्रेमिया हो जाएगा। और अगर लेस हो जाता है तो फर्दर डिफिशियंसी वाले इनके कुछ डिजीज हो जाती है, जैसे एरिथ्रोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया और एरिथ्रेमिया हो जाता है। तो इन आरबीसीज के लेस और मोर होने पे कौन कौन से डिजीज हो जाती है ये भी देख लिया हमने। और आरबीसीज का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में इनका 5 मिलियन है और फीमेल्स में 4.5 मिलियन है। हम जानते हैं कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का फीमेल्स में लॉस हो जाता है। अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कुछ आरबीसीज का भी लॉस होता रहता है, और वो हर मंथ में एक साइकिल में रिकवर भी करती रहती हैं। तो इसी वजह से फीमेल्स का जो मिनिमम आरबीसीज का नंबर है वो 4.5 है, और मेल्स में जो है किसी तरीके का ब्लड लॉस मेंस्ट्रुएशन नहीं होती प्रोसेस, और इसीलिए उनकी जो स्ट्रेंथ है आरबीसीज की वो ज़्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। तो हमने ये देखा कि आरबीसीज कैसे फॉर्म होती हैं, प्लस इनकी साइट क्या है, और इनमें किडनी का क्या रोल है, किडनी कौन कौन से फैक्टर रिलीज करती है, हमने ये देखा। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसीज की तरफ, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, और ये ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स का मतलब है इसमें कलर नहीं प्रेजेंट है। अब इसमें डब्ल्यूबीसीज में इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 डेज होता है, प्लस ये न्यूक्लिएटेड है। अब न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लियस के बेसिस पे इनका जो डिवीजन होता है वो मोनो न्यूक्लियर एंड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, दो तरीके के इनके डिवीजन है, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में आते हैं मोनोसाइट्स और जिसके पास मोनोन्यूक्लियर है, वन न्यूक्लियर है, उसको बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। और जिनका पॉलीन्यूक्लियर है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है, उनको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। इनके पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और मोनोन्यूक्लियर सेल्स के पास जो है ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको इस तरह कंपैरिजन किया गया है। और इसमें फर्दर 3 डिवीजन आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में ये डिवाइड है। न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करती है। एक्चुअली जब कभी किसी को इंजरी हो जाती है, एंडोथीलियम लेयर डैमेज हो जाती है, तो सबसे पहले जो सेल्स वहाँ पे इन्वेड करती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। ईसाइनोफिल्स एक्चुअली ये हिस्टामिन रिलीज करती है, और ये मैक्सिमम एलर्जीज के लिए जानी जाती हैं। तो ये हिस्टामिन रिलीज करती है एलर्जीज के लिए, और ये कुछ फैगोसाइटिक सेल्स है।
बेसोफिल्स भी, ये भी लाइन ऑफ डिफेंस शो करती है, पर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शो करती है और ये भी कुछ मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करती है। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में वर्क करती है, ये मैक्रोफेज करती है, यानी एंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस मेनली करती है, यानी ये मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस। तो हमने ये देखा कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में कि उसकी क्या क्या फर्दर डिविजन्स है। कि डब्ल्यूबीसीज में हमने जाना कि ये ल्यूकोसाइट्स है, इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, प्लस इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। अच्छा, जो आरबीसीज जो 120 लाइफ स्पैन होता है उनका काफ़ी लॉन्ग लाइफ स्पैन है। इनकी जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो ये एंडोसाइटोसिस हो जाती है। डब्ल्यूबीसीज इनको एंडोसाइटोसिस कर लेती हैं आरबीसीज की, और डब्ल्यूबीसीज जो है न्यूक्लिएटेड है और न्यूक्लियर के बेसिस पे इनमें जो है मोनोन्यूक्लियर और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है, जिसके पास वन न्यूक्लियस है उसमें ग्रैन्यूल की प्रेजेंस नहीं है, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर्स में वो उसको ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है, उसमें ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस होती हैं। और मोनोन्यूक्लियर में जो है मोनोसाइट्स आते हैं, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर में न्यूट्रोफिल, साइनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। तो हमने डब्ल्यूबीसीज के बारे में देख लिया है कि ये सेकेंड नंबर ऑफ सेल्स हैं। मतलब ब्लड्स में मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, जिसमें हम आरबीसीज देख चुके हैं, अब डब्ल्यूबीसीज देख चुके हैं, अब हम थर्ड देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये कौन सी प्रोसेस करती हैं? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करती हैं, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोजेनेसिस बोलते हैं। और इसमें प्लेटलेट्स किसकी हेल्प से करती है? इसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, और इनकी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो कोagulation की जो प्रोसेस है उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। 13 फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग की कोagulation प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, एंड इनमें फाइब्रिनोजन भी होता है, और ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करती हैं, उसकी प्रोसेस को थ्रोम्बोजेनेसिस बोलते हैं। ये मेनली ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, और इनका जो नंबर होता है वो 3.5 10⁻³ मिलीमीटर पर क्यूब होता है, और इनका लाइफ स्पैन आरबीसी से कम पर डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होता है, 7 to 8 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी हैं ब्लड्स की, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स को हमने पढ़ा हुआ है, और इनका फंक्शन हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, थ्रोम्बस बनाती हैं, फाइब्रिनोजन और 13 फैक्टर्स को यूज़ करती है। इनका लाइफ स्पैन क्या है, ऐसे ही हमने आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ा। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब हम फर्दर लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल से जो सेल्स फॉर्म होती हैं, जैसे टी सेल्स एंड बी सेल, और वो इम्यूनिटी में कैसे रोल प्ले करती हैं, हम आगे जब इम्यूनिटी की क्लास पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने माइलाइड प्रोजेनाइटर सेल्स के बारे में पढ़ा है। लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें इम्यूनिटी पहले जानना पड़ेगा कि क्या होती है इम्यूनिटी, और उसमें जो लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल्स है, जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं, वो इम्यूनिटी में कैसे रोल प्ले करती हैं, और प्लस कहाँ कहाँ से उनका फॉर्मेशन, उनका मैचुरेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, हम आज ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।